हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्रोटीन। तो हम इसमें देख लेते हैं, जो टर्म प्रोटीन होता है इसका मतलब होता है टू टेक फर्स्ट प्लेस। और इसको सबसे पहले डच केमिस्ट मुडलर थे जिन्होंने 1838 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था, यानी सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल जो है वो डच केमिस्ट मुडलर ने किया था। फिर देखिए, इन्होंने ही बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फूड के, और इनके बिना लाइफ जो है वो संभव नहीं है, इनके बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है। फिर देखिए, जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, और जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम कंटेन करते हैं। फिर देखिए, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है कि सिस्टीन एंड मिथ्योनिन कंटेन सल्फर एटम्स, है ना, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। फिर देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड है ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम कंज्यूम करते हैं, हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ग्रुप है यहाँ पे, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं एलानिन के, ग्लाइसिन के, प्रोलिन के, आइसोल्यूसिन के, ल्यूसिन के, वेलिन के एंड मिथ्योनिन के, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन की। इसमें देखिए, हम बात कर रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर की। तो जैसे अमाइनो एसिड की तरह जो प्रोटीन होती हैं वो भी एम्फोटेरिक नेचर की होती हैं, या एम्फोलाइट्स बोलते हैं इनको। इसका मतलब ये है कि ये बोथ एसिड एंड बेस दोनों मीडियम में ये काम कर सकते हैं। देखिए, हर प्रोटीन जो फॉर ईच प्रोटीन, हर प्रोटीन का अपना एक पीएच होता है, मतलब जिस पर कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल हो जाते हैं, है ना। और जो प्रोटीन विल नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस टाइम पे जो प्रोटीन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं जाता है। तो बेसिकली हर एक प्रोटीन का अपना एक ऐसा पीएच आएगा जिस पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ईच प्रोटीन हैज़ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन इज नोन सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड पीएच। देखिए, हर प्रोटीन जो होती है वो एक जैसे मीडियम में, एक जैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन में या एक ही पीएच पे सॉल्युबल नहीं होती है। हर प्रोटीन की अपनी अलग सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, अपना अलग पीएच होता है जिस पर वो क्या करती है, सॉल्युबिलिटी शो करती है। जैसे कि एल्बुमिन सॉल्युबल होता है वाटर में, ग्लोबुलिन जो होता है ये सॉल्युबल वाटर में नहीं होता है, बल्कि ये सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन में या सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। फिर हम देख रहे हैं कि जो कैसिन होती है वो एल्कलाइन पीएच में सॉल्युबल होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर प्रोटीन की अपनी एक डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी होती है। फिर हम बात करते हैं कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन की। तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं ये हायर वेट के मॉलिक्यूल प्रोटीन कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है प्रोटीन का वो कोलाइडल बनता है। फिर देखिए, प्रोटीन को अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराएं तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी बेसिकली हम लार्ज मॉलिक्यूलर वेट्स के होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन और दूसरा होता है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन की जब हम बात करेंगे तो ग्लोब्यूलर, फाइब्रस या इसको स्क्लेरोप्रोटीन भी बोलते हैं, और प्रोटीएट्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन की। इसमें देखिए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन्स, तीन प्रोटीन जो होती हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर आते हैं। एल्बुमिन में देखिए सॉल्युबल होते हैं ये वाटर में, डाइल्यूट हो जाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट हो जाते हैं एसिड में और बेस में, और कोगुलेट हो जाते हैं बाय हीट, है ना। जब हम हीट करते हैं तो एल्बुमिन जो होता है उसका कोगुलेशन हो जाता है, जैसा कि हम एग में देखते हैं कि जब हम एग को बॉईल करते हैं या एग को पकाते हैं या मिल्क को पकाते हैं तो वहाँ पे कोगुलेशन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ अकरेंस भी आप देख रहे हैं, लैक्टो एल्बुमिन यानी मिल्क में जो एल्बुमिन पाया जाएगा उसको हम लैक्टो एल्बुमिन बोलेंगे, एग एल्बुमिन जो एग में पाया जाएगा, सीरम एल्बुमिन जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करें तो ये सॉल्ट में क्या होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सीरम ग्लोबुलिन होता है। अब आगे देखिए, अरेकिन एंड कॉर्न अरेकिन ऑफ पीनट, यानी ग्राउंड नट में अरेकिन और कॉर्न अरेकिन नाम के
ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर देखिए मायोसिन, जो कि हमारा क्या मसल्स प्रोटीन भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स को हम बेसिक प्रोटीन बोलते हैं। सॉल्युबल होता है मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स में और फेयरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके। जनरली हम बात इसमें इसका हम कहाँ पर ये देखा जाता है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। तो हम देख सकते हैं लैक्टोएल्बुमिन मिल्क में देखा पाया जाएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन का हिस्टोन्स की बात हमने की थी। एग एल्बुमिन देख रहे हैं आप, एग में पाया जाएगा। मसल्स में हमारे देखिए मायोसिन पाई जाती हैं और भी कई प्रोटीन पाई जाती हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पे मायोसिन बताया हुआ है। फिर हमने पीनट प्रोटीन की बात की थी। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइब्रस या स्क्लेरोप्रोटीन। फाइब्रस या स्क्लेरोप्रोटीन में हम बात करते हैं कोलेजन्स की, इलास्टिन्स की और केराटिन की। तो देखिए जो कोलेजन होता है ये रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम है ना। तो जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो उसको हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती हैं, यानी रेजिस्टेंट होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए। इनसॉल्युबल होता है जनरली, लेकिन अगर हम इसको बॉयल कर दें तो जो कोलेजन है वो किस में चेंज हो जाता है, जिलेटिन में चेंज हो जाता है और फिर ये डाइजेस्टेबल हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे एनिमल वगैरह या फ्लैश वगैरह जब हम कंज्यूम करते हैं या नॉनवेज जब हम कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे ये जो कोलेजन है उसकी हम बॉइलिंग करा देते हैं जिससे वो जिलेटिन में चेंज हो जाता है। फिर जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेस्टेबल हो जाता है। जबकि अगर आप बिना बॉइलिंग के कच्चा कंज्यूम करेंगे तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। आगे देखिए हम बात कर रहे हैं कि कंटेन करता है लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्सीप्रोलीन और यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की कमी होती है कोलेजन्स में। कहाँ पे पाए जाएंगे ये, स्किन में, टेंडन्स में और बोन्स में। फिर इलास्टिन्स की बात करें तो ये पार्शियली रेजिस्टेंट होते हैं टू डाइजेस्टिव एंजाइम। जो कोलेजन था वो कम्प्लीटली रेजिस्टेंट था, जबकि जो इलास्टिन है वो पार्शियली रेजिस्टेंट है। इसमें भी देखिए लिटिल हाइड्रोक्सीप्रोलीन पाया जाता है। फिर हम ये कहाँ पर अकरेंस होगा इनका, आर्टरीज में, जो हमारी ब्लड आर्टरीज है वहाँ पर, टेंडन्स में और इलास्टिक टिश्यूज़ में। देखिए इलास्टिन का मतलब है जहाँ पर इलास्टिक है ना, जहाँ पे ये क्या करेगा, इलास्टिक आपको पता है जैसे कि जैसे हमारी आर्टरीज़ हैं तो आर्टरीज़ में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। तो कई बार आर्टरीज़ को फ्लैक्सिबल होना पड़ता है, कई बार नैरो होना पड़ता है, कई बार इनको अपना एरिया बढ़ाना पड़ता है जिससे कि ब्लड जो है वो आसानी से मूव कर सके। तो यही क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो जनरली ये वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। फिर देखिए हम केराटिन की बात करते हैं। ये हाईली इंसॉल्युबल होता है एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम। ये मतलब हाईली इंसॉल्युबल और हाईली रेजिस्टेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए। और यहाँ पर सिस्टीन कंटेंट जो होता है वो हाई अमाउंट में पाया जाता है। कहाँ पे पाए जाएंगे, स्किन, हेयर और नेल पे। ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे जो हेयर में होते हैं केराटिन, आपने सुना होगा, जनरली इनको हेयर प्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं प्रोटीएट्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन की। ये जनरली सॉल्ट्स और बेसिक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड ये हम देख रहे हैं। या फिर अकरेंस कहाँ होगा, क्रोमोसोम में और न्यूक्लियाई में पाए जाएंगे। म्यूकोप्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं और हेक्सोसामाइन लेस देन 4%। फिर कहाँ पर होगा, ग्लाइकोइड्स ऑफ सीरम अल्फा ग्लोबुलिन में, सब मैक्सिलरी एंड गैस्ट्रिक म्यूकोइड में पाए जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ये प्रोटीन और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। अब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आपने म्यूकोसेकेराइड्स की बात करी होगी, पढ़ी होगी आपने, तो ठीक है जब वो टॉपिक कवर करेंगे तो इसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए म्यूकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है कि ये प्रोटीन या स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होंगे जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी वहाँ पे जो सेकेराइड होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होगा वो आके प्रोटीन के साथ अटैच होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकोप्रोटीन। कहाँ पे, ग्लाइकोइड्स में या फिर सीरम अल्फा ग्लोबुलिन्स में या सब मैक्सिलरी
एंड गैस्ट्रिक म्यूकोइड्स में पाए जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन में सेम बात है कि जो प्रोटीन होंगे वो क्या कंटेन करेंगे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, और इनका भी सेम है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सीरम अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोब्यूल्स में पाए जाते हैं। फिर हम लाइपोप्रोटीन की बात करते हैं तो ये जनरली कॉम्प्लेक्सेस होते हैं प्रोटीन का और लिपिड का। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो था प्रोटीन का और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स था। अब हम जब लाइपोप्रोटीन की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का और लिपिड का, और हैविंग सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। इसमें देखिए ये कहाँ पे, सेल एंड ऑर्गेनेला मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। प्रोटियोलिपिड्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन का एंड लिपिड का, सेम बात है, हैविंग सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड, जैसे कि माइलिन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन की। क्रोमोप्रोटीन वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन नॉन प्रोटीन पिगमेंट्स। इसमें देखिए क्रोमोप्रोटीन में बेसिकली हम बात करते हैं जैसे फ्लेवोप्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, या फिर साइटोक्रोम्स हैं। मेटालोप्रोटीन में जनरली यहाँ पे क्रोमोप्रोटीन में प्रोटीन जो होगा वो क्या कंटेन करेगा, कोई ना कोई पिगमेंट कंटेन करेगा, है ना, जिससे कि कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा। फिर देखिए मेटालोप्रोटीन में जो प्रोटीन होगा वो किसी मेटल से अटैच होगा, जैसे कि फेरेटिन होता है, हीमोसाइड्रिन होता है, ट्रांसफेरिन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोप्रोटीन की। इसमें जो प्रोटीन है वो किससे अटैच होता है, फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होता है, जैसे कि कैसीन। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे होम साइंस के सब्जेक्ट या फूड एंड न्यूट्रिशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो जो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें प्रोटीन को 3 में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है, देखिए ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे कि जहाँ पर बेसिकली लिमिटेड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात किए हैं, है ना। तो कंप्लीट प्रोटीन में नील, यानी यहाँ पे सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, एग प्रोटीन जो होता है इसको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रमोट करता है गुड ग्रोथ को इन रैट्स एंड अदर एनिमल, है ना, और इसमें कोई भी इसेंशियल अमाइनो एसिड डेफिशिएंट नहीं होता है, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, गुड प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पार्शियली लैकिंग होता है 1 और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड, हाँ, है ना। तो जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड की पार्शियली लैकिंग होगी, यानी आंशिक रूप से वो क्या होंगे, उनकी कमी होगी। एक या एक से ज़्यादा आवश्यक अमाइनो एसिड की आंशिक रूप से कमी होगी, उसको हम पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे। जैसे कि व्हीट प्रोटीन, है ना, जैसे गेहूं का जो प्रोटीन होता है वो प्रमोट करता है मॉडरेट ग्रोथ को, गुड ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा इसेंशियल अमाइनो एसिड की पार्शियली कमी देखी जा रही है। फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होगा वो कम्प्लीटली लैक होगा, है ना, कम्प्लीटली नहीं पाया जा रहा होगा। जैसे कि जिलेटिन या फिर जीन प्रोटीन बोलते हैं। जीन प्रोटीन कहाँ पे, मेज में या कॉर्न में पाया जाता है। ये जो है ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। तो हम जो मक्का है, कॉर्न है या मेज है, उसकी जो प्रोटीन होती है उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं, और इसका नाम होता है जीन प्रोटीन। देखिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन, जैसे इसका एग्जांपल एग हो सकता है, और हम बात कर रहे हैं पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन की, जैसे व्हीट प्रोटीन, और इनकम्प्लीट में हम देखिए कॉर्न देख रहे हैं या जीन, या इसी को हम मेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की। इसको भी यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वो बिना अमाइनो एसिड के कंप्लीट नहीं होता है, और ये बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जब हम न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो 3 तरीके के अमाइनो एसिड हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है इसेंशियल, फिर नॉन इसेंशियल और कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। तो इसेंशियल में हम कह रहे हैं कि ऐसे अमाइनो एसिड, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी जिनका सिंथेसिस नहीं कर सकती है, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। ग्रोथ और मेंटेनेंस में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन हमें इनको अपनी डाइट में लेना पड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी इनका यूज़ करे और हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस
मेंटेनेंस को प्रॉपर करा पाए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इनका सिंथेसिस नहीं कर सकती, इसीलिए हम इनको आवश्यक बोलते हैं, है ना। देखिए, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एट अ रेट सफिशिएंट टू मीट द नीड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, है ना। तो हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस रुक जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से खाना पड़ेगा, अपने डाइटरी सोर्सेज में इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इसेंशियल। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हम अपनी डाइट में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी पूरी करते हैं तो, है ना। क्योंकि अगर नाइट्रोजन हमारी डाइट में होगा तो ये इनको नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसिस कर लेगी, है ना, लेकिन इसेंशियल का नहीं कर पाएगी। कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड में हम देख रहे हैं कि दीज आर नीडेड इन द डाइट अनलेस अबंडेंट अमाउंट ऑफ देयर प्रिकर्सर आर अवेलेबल फॉर देयर सिंथेसिस। अब देखिए, कंडीशनली इसेंशियल में क्या है कि इनका भी सेम कंडीशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि दे आर नीडेड इन द डाइट। ये इनको डाइट में तब ज़रूरत होती है जब क्या होता है कि इनके प्रिकर्सर अबंडेंटली हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं हो, है ना। अगर इनके प्रिकर्सर हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं तो बॉडी इनका भी सिंथेसिस कर लेगी। अब ये डिपेंड करता है कंडीशनली, है ना। कभी कभी कुछ जैसे कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है या इस तरीके कोई एंजाइम एब्सेंट हो गया तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर प्रॉपर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, इनके प्रिकर्सर बन रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगे। लेकिन कंडीशनली है तो कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जो प्रिकर्सर है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, जिस वजह से हमको इनको डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड और कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। इसेंशियल में देखिए हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन, है ना। ये सारे जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि नॉन इसेंशियल में हम बात कर रहे हैं एलानिन की, एस्परजीन की, एस्पार्टिक एसिड की, ग्लूटामिक एसिड की, ग्लूटामाइन की और सेरीन की। कंडीशनली इसेंशियल कौन से होते हैं? आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन। ये इनको हम कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिकर्सर की बात हमने की थी किसमें? कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड में। जैसे अगर मिथ्योनिन और सेरीन प्रेजेंट है तो सिस्टीन अपने आप ही हमारी बॉडी में बन जाएगा, है ना। ये कंडीशनली, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगा, तो फिर हमको बाहर से इसको लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर फिनाइल एलानिन प्रेजेंट है तो टायरोसिन जो है वो बन जाएगा, है ना। अब अगर टायरोसिन फिनाइल एलानिन से कन्वर्ट होने पे टायरोसिन में भी बहुत से एंजाइम्स और ये सब रोल प्ले करते हैं। अगर वहाँ पे कोई डेफिशिएंसी हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि टायरोसिन नहीं बन पा रहा है, तो हमें टायरोसिन अपनी डाइट में बाहर से लेना पड़ेगा। इसी तरीके से ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, एस्परेट के प्रेजेंट होने पर आर्जिनिन जो होता है वो बन जाता है अपने आप। ग्लूटामेट के प्रेजेंट होने पर प्रोलीन बन जाता है और सेरीन और कोलिन के प्रेजेंट होने पर ग्लाइसिन जो है वो बन जाता है। तो ये सब क्या है? प्रिकर्सर हैं किसके? अमाइनो एसिड के। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की। तो फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, रेगुलेशन होता है वाटर बैलेंस का। प्रोटीन हेल्प करता है वाटर बैलेंस के रेगुलेशन में। मेंटेन करता है अप्रोप्रिएट पीएच को। इसके साथ ही साथ डिफेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। और सोर्स ऑफ एनर्जी तो सबसे लास्ट में है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके पहले इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो उसके पहले आपको बता दिए गए हैं। तो ये सारे हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।